हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ेंगे। हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़ने के बाद आप अन्य लोगों को संभालने में एक मास्टर बन जाएंगे। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो दोस्त बनाने में संघर्ष करता है, दूसरों के साथ बहस करता है और फिर भी उनसे जीत नहीं सकता, जो अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। इस किताब में आप यह भी सीखेंगे कि आपको हम कभी किसी दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों जिम फार्ले ने 50,000 लोगों के नाम याद किए, और क्यों यदि आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो आपको एक नाई की तरह होना चाहिए। इसी के साथ हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध हवाई जहाज परीक्षण पायलट बॉब होवर सैन डाइगो में एक एयर शो से वापस उड़ान भर रहे थे जब अचानक उनके विमान के दोनों इंजन खराब हो गए। अपने प्रभावशाली उड़ान कौशल के माध्यम से वह विमान तो उतारने में सक्षम रहे, जिससे उन लोगों को बचा लिया गया। दुर्भाग्य से विमान पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इंजन के खराब होने का कारण यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रोपेलर प्लेन में गलती से जेट फ्यूल भर दिया गया था। हवाई जहाज पर वापस लौटकर होवर ने उस मैकेनिक को देखा जिसने गलती की थी। वह नौजवान आंसू बहा रहा था, यह जानकर कि उसके महंगे हवाई जहाज के नुकसान पर होवर कितना उग्र होंगे और उसकी इस गलती के कारण विमान पर सवार 3 लोगों को कितना खतरा हो गया था। तो क्या होवर ने उसे पर चिल्लाया, उसे डांटा, उसकी आलोचना की? बिल्कुल नहीं। वास्तव में होवर ने मैकेनिक पर अपना विश्वास साबित करने के लिए और क्या उसने अपनी गलती से सीखा है या नहीं, यह जानने के लिए अपने विमान की सर्विस करने का काम भी उसी मैकेनिक को दिया। होवर के पास परोपकार का कारण यह था कि वह मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर की एक रिसर्च से के बारे में जानते थे और उस रिसर्च का परिणाम कुछ इस प्रकार था। अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किए गए जानवर या लोग बुरे व्यवहार के लिए दंडित लोगों या जानवरों की तुलना से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। हर किसी प्राणी के बारे में हम यह सच है। उनकी आलोचना करना उन्हें अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि वह मुख्य रूप से कारण से नहीं बल्कि भावना से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार आप जिस व्यक्ति की आलोचना करते हैं वह वास्तव में आप जो कह रहे हैं उसे नहीं सुनेंगे। वे केवल ऐसा महसूस करेंगे कि उन पर हमला किया जा रहा है और उस पर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस बात की गहराई में जाके वापस लड़ने की होगी। इसलिए भले ही आलोचना करना आपके गुस्से को थोड़ी ही समय के लिए शांत कर देगा, मगर यह दूसरे पर गलत असर डालेगा और वह लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको पसंद करने की जगह आपको बुरा मानेंगे और इससे आपकी नकारात्मक छवि का निर्माण होगा। इसी कारण कई सफल लोगों ने वास्तव में इसे अपनी आदत बना लिया है। वह किसी को भी आलोचना नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दावा किया कि उनकी सफलता का रहस्य है किसी आदमी के लिए बुरा न बोलना था। अब्राहम लिंकन ने भी इस चीज़ को सीखा और उसका पालन किया। वह तब तक सार्वजनिक रूप से अपने विरोधियों की आलोचना करते रहे जब तक कि एक दिन उनकी आलोचना ने किसी को नाराज़ नहीं कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कृपण द्वंद्व युद्ध सैवर डुअल के लिए चुनौती दी गई। द्वंद्व को अंतिम क्षण में रद्द कर दिया गया था और तब से उन्होंने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दिया। सिविल वॉर के दौरान भी उन सभी लोगों को समझाया जो सावधान लोगों के लिए कठोर वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि
उनकी आलोचना मत करें। हम भी अगर उनके स्थान पे होते तो यही करते। किसी की आलोचना करना आसान है, लेकिन किसी को समझने और उनकी गलतियों और कर्मियों के लिए दूसरों को माफ़ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी पसंद करें, तो इस बात पर विचार करें कि उन्होंने जो किया इसके पीछे का कारण क्या था। उनकी कमियों को स्वीकार करें और कभी भी खुले तौर पर उनकी आलोचना न करें का नियम बना लें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, तो आप उनकी आलोचना करना बंद कर दें। इसी के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के दूसरे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके पक्ष में हो, तो अक्सर उनकी प्रशंसा करें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मानव व्यवहार के सबसे मजबूत ड्राइवर में से एक दूसरों द्वारा अपनी तारीफ करवाने की इच्छा है। हम सभी को अच्छा लगता है जब हमारी तारीफ होती है और हमें किसी काम के लिए सराहा जाता है। कुछ लोग का तो यह दावा करते हैं कि सभ्यता आखिरकार महत्वपूर्ण बनाने की मानवीय इच्छा पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि अनुमोदन और प्रशंसा के लिए हमारी लालसा हमें उच्चतम पहाड़ों पर चढ़ने, उपन्यास लिखने और बहुमिलियन डॉलर की कंपनियों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रशंसा नहीं पसंद है और जो लालसा नहीं करता है प्रशंसा की। यहाँ तक कि जॉर्ज वाशिंगटन भी अपने लिए हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट शीर्षक को पसंद करते थे। लेकिन आपको किसी की प्रशंसा करने के लिए किसी को फैंसी शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सरल वाक्यों जैसे थैंक यू, आई एम सॉरी का उपयोग भी कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, किसी की भी झूठी प्रशंसा ना करें, क्योंकि यह चापलूसी लगेगी और इस चापलूसी का पता दूसरे लोग को बहुत आराम से लग जाता है और यह आपके लिए गलत रूप से काम करेगा। इसके बजाय एक पल के लिए आप अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए और अपने सामने वाले व्यक्ति की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराना सुनिश्चित करें। अब सही माइंड आने के लिए आप रॉल्फ वाल्डो की तरह सोचने की कोशिश करें, जिनको लगता था कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में उनसे बेहतर है, इसलिए अन्य लोगों से सीखने और सराहना करने के लिए उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। या फिर आप इस गोल्डन रूल के बारे में सोचें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। तो अगली बार जब आप थके हुए, उबे हुए कमज़ोर कर्मचारी को देखते हैं, तो कुछ प्रशंसा के साथ उनके दिन को रोशन करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, लेखक एक बार उब चुके कर्मचारी को खुश करना चाहता था, तो उसने उस कर्मचारी से कहा, मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि मेरे सिर के बाल आपके जैसे हों। तो दोस्तों, अगर कुछ बातें अगर सामने वालों को खुश कर देती है तो हमें वो बात कहनी चाहिए। इस अप्रत्याशित प्रशंसा पर डाक कर्मचारी का चेहरा तुरंत चमक गया और उन्होंने एक सुखद वार्तालाप को जन्म दे दिया। दोस्तों, हमें हर व्यक्ति पर इस तरह की प्रशंसा की थोड़ी सी चिंगारी छोड़ देना चाहिए और आपको यह देख के आश्चर्य होगा कि प्रशंसा की उनकी भूख को मिटाए जाने पर लोग कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और आप जल्द ही ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जिसे दूसरे लोग पसंद करते हैं और जिनके साथ हर व्यक्ति काम करना चाहता है। और सबसे अच्छा, आप अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो दोस्तों,
दूसरे लेसन में इतना ही था। हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 3। यदि आप एक अच्छी पहली छाप फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं तो आप मुस्कुराइए। एक बार विलियम बी स्टीनहार्ट नाम के न्यूयॉर्क के एक शेयर ब्रोकर ने लेखक की सलाह पर कुछ नया करने की कोशिश की। एक कुख्यात व्यक्ति जो शायद ही अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में मुस्कुराता था, स्टीनहार्ट ने खुद को सुबह दर्पण में खुद से सकारात्मक बातें करते हुए अधिक मुस्कुराना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन की शुरुआत अपनी पत्नी को मुस्कुराहट के साथ नमस्कार करके की, फिर अपने घर के गार्ड से मुस्कुराकर घर से निकले, फिर सबवे बूथ पर कैशियर, फिर व्यापारिक मंजिल पर व्यापारियों और कार्यालय के उनके सहकर्मियों के साथ मुस्कुराकर उन्होंने इस सलाह का पालन किया। तो इसका क्या परिणाम हुआ? लोग वापस मुस्कुराने लगे। स्टीनहार्ट के अनुसार प्रयोग के पहले 2 महीने में ही पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खुशी हुई थी। इसी के साथ उन्होंने पाया कि काम पर शिकायतों और नाराज़गी से निपटना आसान हो गया था। उसे पहले की तुलना में अधिक राजस्व मिला। संक्षेप में वह एक अमीर खुशहाल व्यक्ति बन रहा था। जैसा कि कहानी से पता चलता है, एक मुस्कान बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि कोई व्यक्ति हमसे बस मुस्कुराता हुआ मिलता है तो हम उनकी तरह अपने आप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की मुस्कुराहट तुरंत हमें अंदर की खुशी प्रदान करती है और हमें सकारात्मक महसूस कराती है। इसी तरह जब एक कुत्ता हमें देखकर खुशी से अपनी पूंछ लहराते हुए देखता है, तब भी हमारे अंदर खुशी और सकारात्मक का संचार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए यदि आप किसी के द्वारा खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो पहले उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें देखकर खुश हैं और इसके लिए आप मुस्कुराते हुए उनसे मिलें। जब वे देखेंगे कि आप उनसे मिलकर कितने खुश हैं तो वे भी आपको देखकर खुश होंगे। मनोवैज्ञानिकों ने भी मुस्कुराहट के सकारात्मक पक्ष को उजागर किया है। ऐसा पता चला है कि सकारात्मक भावनाओं और मुस्कुराहट के बीच का संबंध एक तरफा रिश्ता नहीं है। मुस्कुराहट सकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह सकारात्मक भावनाएं मुस्कुराहट को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, भले ही एक मुस्कान में कुछ भी खर्च नहीं होता है, तब भी आप इसका उपयोग अपने आप को और दूसरों को सकारात्मक और प्रसन्न बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अधिक मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो बस अपने आप को मजबूर करने की कोशिश करें। सीटी बजाएं, गाना गाएं, धुन गुनगुनाएं, इस तरह व्यवहार करें जैसे कि आप पहले से ही हंसमुख और खुश हैं और आप जल्द ही खुद को खुशहाल पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा तीसरा लेसन भी समाप्त होता है। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेसन 4 में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर ध्वनि है जिससे वे हमेशा सुनना चाहते हैं। जिम फार्ले ने 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। परिवार में सबसे बड़ा लड़का होने के नाते वह बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए एक ईंट की चौकी पर काम करने चला गया। बहुत अधिक शिक्षा न प्राप्त करने के बावजूद जब वह 46 वर्ष के थे, तब तक जिम पोस्टमास्टर जनरल और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष बन चुके थे।
तो उनकी सफलता का राज क्या था? फार्ले को इस बात का एहसास बहुत पहले ही हो गया था कि संयुक्त रूप से दुनिया के अन्य सभी नामों की तुलना में लोग अपने स्वयं के नाम को अधिक देखभाल करते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को याद रखना और उनका उपयोग करना उन्हें जीतने का एक सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीका था, और ये कुछ ऐसा था जिस पर फार्ले असाधारण रूप से निपुण थे। जब लेखक ने पूछा कि यह सच है कि वह 10,000 लोगों के पहले नाम को याद कर सकते हैं, तो फार्ले ने यह कहकर उन्हें ठीक कर दिया कि वह 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से बुला सकते हैं। इसी तरह थियोडोर रूजवेल्ट अपने सभी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, क्योंकि उन्होंने उन सभी को उनके नाम से अभिवादन करने की आदत डाली थी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें सुनने का समय निकाला और वो सब याद रखने की कोशिश की जो उन्होंने कहा, ताकि वह बाद में इसका उल्लेख कर सकें। ऐसा करने से उन्होंने दूसरों की सराहना की और बदले में उन्हें और अधिक सकारात्मक जवाब वापस मिले। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को पक्ष जीतने के लिए उनके नाम को याद रखना सुनिश्चित करें और अक्सर बातचीत में इसका उपयोग करें। आप ऐसा कर सकते हैं। नेपोलियन III फ्रांस के सम्राट को गर्व था कि निम्नलिखित तकनीकों ने उन्हें हर किसी के नाम को याद रखने की अनुमति दी थी। सुनिश्चित करें कि जब पहली बार बातचीत में उनका नाम आता है तो आप उसे याद रखते हैं और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें इसे दोहराने के लिए कहें। फिर इसे उस व्यक्ति के साथ कई बार दोहराएं जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं। अंत में जब आप अकेले हों तो इस पर अपनी स्मृति को लागू करने के लिए इसे लिखें, और आपको सिर्फ दूसरे व्यक्ति के नाम को याद रखने तक ही ना रुकें। लेखक ने उनसे मिलने वाली सभी लोगों के जन्मदिन का पता लगाने की आदत बनाई ताकि वह उन्हें बधाई देने के लिए एक पत्र या टेलीग्राम भेज सकें। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राप्तकर्ताओं ने कितनी सराहना महसूस की होगी, खासकर तब तक अकेला लेखक ही था जिसे उनका खास दिन याद रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा लेसन 4 भी समाप्त होता है। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 5। यदि आप खुद को दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो एक अच्छे श्रोता बने जो वास्तव में दूसरों में दिलचस्पी रखते हैं। एक बार लेखक ने न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी में भाग लिया जहां वह एक बॉटनिस्ट से मिले। क्योंकि वह पहले कभी नहीं मिले थे, लेखक ने उन्हें घंटों तक सुना, विदेशी पौधों और प्रयोग के विवरणों से रूबरू हुए। बाद में वनस्पति विज्ञानी ने मेजबान को लेखक की तारीफ करते हुए कहा कि लेखक बातचीत करने में कितने माहिर थे और इस चीज ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लेखक ने मुश्किल से कुछ कहा होगा। वह केवल एक अच्छा रुचि रखने वाला श्रोता की भूमिका निभा रहे थे। तो इससे यह पता चलता है कि अपने आप को दिलचस्प बनाने का रहस्य केवल दूसरों में रुचि रखना है। हम सभी एक अच्छे श्रोता से प्यार करते हैं, खासकर जब वे हमें अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी में टेलीफोन वार्तालाप में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर एक अध्ययन किया गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द सूची में सबसे ऊपर है? मैं।
मनुष्य हमेशा अपने बारे में बात करने में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि हम हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं जो इस हमारे अंदर रुचि रखे। इसलिए यदि आप अधिक आकर्षक और दिलचस्प बनना चाहते हैं तो बात करना बंद कर दें और बस सुनें। दूसरों से उनके बारे में पूछें और उन्हें अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बातचीत करते समय ज़्यादातर लोगों की कोशिश सिर्फ यही होती है कि दूसरा व्यक्ति उनकी बात सुने और इसी कारण वे मुश्किल से दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं। सही मायने में सुनने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान देना के लिए एक सचेत प्रयास करना, और इस दृष्टिकोण के बहुत से लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए सिगमंड फ्रॉयड अपने सुनने के कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दूसरों को यह दिखाने की उत्कृष्टता प्राप्त की थी बोलने वाले ने जो कुछ भी कहा वह उन्हें कितना दिलचस्प लगा, और इसके बदले में बोलने वाले ने उनसे अपनी सबसे निजी भावनाओं और अनुभवों को प्रकट करते हुए पूरी तरह से सहज महसूस किया। दूसरी ओर अपने बारे में बहुत सी बातें करना, दूसरों की बातें ना सुनना और उन्हें लगातार बंदित करना आपको तुरंत नापसंद कर देगा, क्योंकि यह लक्षण संकेत देता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। इसलिए सुनने की कोशिश करें और इसे अपनी आदत बनाने का प्रयास करें। दूसरे व्यक्ति की उपलब्धियों और उनके बारे में सवाल पूछें ताकि वे अपने आप से हर उस चीज़ के बारे में बात कर सके जो उन्हें पसंद है, और आप उन पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहे हैं यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा लेसन 5 भी समाप्त हुआ। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 5। इस बारे में सोचें कि दूसरे क्या चाहते हैं और उनसे इस बारे में बात करें कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है? शायद हाँ, लेकिन अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या आप स्ट्रॉबेरी को उस हुक में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। जो बात मायने रखती है वह यह है कि मछली क्या चाहती है। इसी तरह यदि आप किसी और से कुछ कराना चाहते हैं तो आप उनके दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचकर इसे बेहतर तरीके में समझ पाएंगे कि आप जो चाहते हैं वह कार्य आप उनसे कैसे करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक ने एक बार 20 लेक्चर की श्रृंखला की मेजबानी के लिए होटल के बाथरूम को बुक किया था, जब अचानक उसे सूचित किया गया था कि उस जगह की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। यह जानकारी पाते ही उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि होटल का प्रबंधन क्या चाहता है, और इसलिए उन्होंने होटल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने होटल के पेशेवरों को कीमतों को बढ़ाने के लिए फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि कीमत बढ़ाने पर वे अन्य आयोजनों के लिए बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेखक इतने किराए का भुगतान नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी ओर वे लेखक के व्याख्यानों से प्राप्त होने वाले मुफ्त विज्ञापन को खो देंगे, जिसके कारण उनके होटल का नाम फैल सकता था। परिणाम स्वरूप होटल ने पुनर्विचार किया और केवल 50% की कीमत बढ़ाई। किसी दूसरे के पक्ष को जीतने के लिए सलाह का एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा ज्ञानवान बनना और उन चीज़ों के बारे में बोलना है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार एडवर्ड एल चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति को एक मदद की ज़रूरत थी। एक बड़ा लड़कों का स्कॉट यूरोप में आ रहा था और वह चाहता था कि अमेरिका में सबसे बड़े निगमों में से एक का अध्यक्ष एक प्रतिभागी के खर्च का भुगतान करे।
मीटिंग से पहले चालिफ ने सुना था कि कंपनी के अध्यक्ष के पास $1 मिलियन का चेक था और स्पष्ट रूप से इस पर उस अध्यक्ष को बहुत गर्व था। इस ज्ञान के साथ वह उस आदमी से मिला लेकिन अनुरोध करने के बजाय चालिफ ने चेक के बारे में पूछा। क्या यह सच था? क्या वह अब इसे देख सकता था? चालिफ को विश्वास था कि उस अध्यक्ष को स्कॉट को यह बताने बेहद गर्व होगा कि उसके पास वास्तव में $1 मिलियन का चेक था। कंपनी के अध्यक्ष ने खुशी से अनुपालन किया, खुशी से चेक की कहानी को उन्हें सुनाया। बाद में जब चालिफ ने मीटिंग के विषय को समझाया तो वह आदमी तुरंत ही एक नहीं बल्कि 5 लड़के स्कॉट के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो गए और समूह में व्यक्तिगत रूप से खुद को दिखाने के लिए पेरिस आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं जो उनकी पसंद की चीज़ें के बारे में बात करता है, जैसे कि उनकी नौकरी, शौक या $1 मिलियन चेक। एक अन्य उदाहरण के रूप में थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में जानें। जब भी वह किसी नए व्यक्ति से मिलने वाला होता तो वह दूसरे व्यक्ति के हितों के बारे में वह सब कुछ पढ़कर मीटिंग के लिए जाता था। वह इस बात को समझ गया था कि किसी के अच्छे अनुग्रह और मार्ग उन चीज़ों के बारे में बात करना है जिसे वे लोग सबसे अधिक महत्व देते हैं। और यदि आप दूसरे व्यक्ति के हितों के बारे में निश्चित नहीं हैं तो याद रखें कि एक विषय है जिसमें हर व्यक्ति दिलचस्पी रखता है, खुद में। जैसे कि बेंजामिन डिसरायली ने कहा, लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों तक सुनेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा लेसन 5 भी समाप्त हुआ। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 7। सभी तरह की बहस से बचे, उन्हें जीता नहीं जा सकता। एक बार पैट्रिक J.O. हैरे नामक एक व्यक्ति ने लेखक की कक्षाओं में भाग लिया। वह व्हाइट मोटर ट्रैक का सेल्समैन था और हर तरह की बहस करने के लिए तैयार रहता था। यदि एक ग्राहक उनकी कंपनी के ट्रकों के बारे में कुछ टिप्पणी कर देता था तो ओहोवर जल्दी ही एक आक्रामक रूप धारण कर लेते थे और फिर अपने तर्क पेश करते थे, जिससे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था और इससे उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिलती थी। लेकिन समस्या यह थी कि इन जीत के बावजूद भी ग्राहक वास्तव में उनके ट्रक नहीं खरीद रहे थे। आप यह जान लें, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बहस करने का वास्तव में कुछ मतलब नहीं है। हराने पर आप इस तर्क को खो देते हैं। यदि आप जीतते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसके अभिमान को चोट पहुंचाने के लिए आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए आप अभी भी वास्तव में उन पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और 10 में से 9 बार यह तर्क केवल दूसरे व्यक्ति को पहले की तुलना में और अधिक उलझा देगा। इसलिए इस तरह के विवादों से शुरू से ही बचना इसका एकमात्र उपाय है। तो अगली बार जब आप अपने विचारों के लिए किसी विरोध का सामना करते हैं तो अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए बहस करना शुरू ना करें, बल्कि इससे विपरीत असहमति को कुछ सकारात्मक मानने का प्रयास करें, जो आपके ध्यान में एक नया दृष्टिकोण लाता है। क्योंकि अगर आप 2 लोग हमेशा हर बात पर सहमत होते हैं तो उनमें से एक का होना अनावश्यक है। इसी के साथ अपने अंदर से आने वाली पहली प्रतिक्रिया पर अविश्वास करना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह आमतौर पर एक सहज रक्षात्मक प्रक्रिया होती है और आप जो भी करते हैं अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें।
बिना किसी विरोध से सुने कि आपके विरोधी क्या कहना चाहते हैं। इसे ध्यान से सुने और उनके विचारों की सावधानीपूर्वक जांच करने का वादा करें। उन क्षेत्रों को खोजने का प्रयास करें जहां आप सहमत हैं और इन बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करें जहां आपके गलत होने की संभावना है। यह आपके प्रतिद्वंदी की संवेदनशीलता को कम करने में मदद करेगा। फिर अपने प्रतिद्वंदी को धन्यवाद करें। आखिरकार आप उन्हें आसानी से एक दोस्त के रूप में देख सकते हैं जो विषय के बारे में सही तरह से परवाह करता है और आपको सही निष्कर्ष पर आने में मदद करता है। अंत में फिर से मिलने का प्रस्ताव उनके सामने रखें ताकि दोनों पक्षों की इस बीच उस विषय के बारे में सोचने का कुछ समय मिल जाए। इस ब्रेक के दौरान अपने आप से पूछें कि क्या आपकी प्रतिद्वंदी सही हो सकता है और क्या आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में आपको वह परिणाम देगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अनावश्यक चीज़ों तर्कों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि पैट्रिक जे ओ हेयर ने भी बहस से बचने के लिए इसे सीखा और अगली बार जब कोई ग्राहक उन्हें बताता है था कि वह ट्रकों के किसी दूसरे ब्रांड को पसंद करता है तो पैट्रिक जे ओ हेयर उससे सहमत हो जाते थे। अप्रत्याशित रूप से इससे ग्राहक के लिए बहस करते रहना मुश्किल हो गया और फिर यही बातचीत अंत में व्हाइट ट्रक के गुणों की ओर रुख कर जाती थी, जिससे उनकी सेल्स में भी सकारात्मक ग्रोथ हुई। परिणाम स्वरूप ओ हेयर व्हाइट ट्रक कंपनी का स्टार सेल्समैन बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहस से कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते हैं, बहस से कोई भी चीज़ को जीता नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 8। कभी भी दूसरों को यह ना बताएं कि वे गलत हैं, इससे वे केवल आपसे नाराज़ होंगे। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक युवा थे तो वे प्रसिद्ध थे और उसने असहमत लोगों पर हमला करने के लिए प्रवृत्त थे। एक दिन एक पुराना दोस्त यह बताने के लिए एक तरफ ले गया कि उसके दोस्त उसे इस वजह से छोड़ रहे हैं। इस उम्र में इतने लापरवाह होने के बावजूद फ्रैंकलिन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और इसके बाद अपनी आदत बना ली कि वह खुले रूप से किसी का विरोध नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपनी शब्दावली से निश्चित रूप से और निस्संदेह जैसे कुछ शब्दों को पूरी तरह हटाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बहुत कठोर शब्द थे और एक अस्थिर विचारधारा को प्रतिबंधित करने के थे। इसके बजाय उन्होंने मैं मानता हूँ या मैं कल्पना करता हूँ जैसे वाक्यों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आप भी यह देखते होंगे, जब भी आप किसी को बताते हैं कि वे गलत हैं तो आप मूल रूप से कह रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। यह उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला है और वे जवाबी रूप से कार्रवाई करना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से उनकी राय का अनादर कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी की राय के लिए अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं तो बेन फ्रैंकलिन की किताब से एक पेज लें और यह स्पष्ट है कि या जाहिर है मामला ऐसा है जैसे शब्दों से बचे। यह मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ संदेश को उन तक पहुँचाता है, और अगर आपको लगता है कि आप अधिक चालाक हैं तो भी आपको
इस मानसिकता का खुलकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनके दृष्टिकोण पर फिर से विचार करे तो नम्र और खुले विचारों का वाला होना अधिक प्रभावी है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने अलग तरह से सोचा, लेकिन मैं शायद गलत हो सकता हूँ। मैं अक्सर बहुत गलत रहा हूँ, इसलिए आइए तत्वों को एक साथ फिर से देखें। यदि आप इस तरह अपना विरोध जताते हैं तो दूसरे व्यक्ति की आपका विरोध करने या नाराज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और आपको अपने विचारों को सामने रखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप सही हुए और भाग का साथ हुआ तो एक नरम दृष्टिकोण जल्दी से सहयोगियों में जन्म लेगा, जिससे आपके लिए उनकी राय बदलना संभव हो जाएगा। इसके साथ ये लेसन भी समाप्त हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लेसन 9। जब भी आप गलत हो तुरंत स्वीकार कर ले कि हाँ, हम गलत हैं। एक बार लेखक पास के जंगल में अपने कुत्ते रेक्स को टहला रहा था। रेक्स को आज़ाद दौड़ना बहुत पसंद था और इसलिए उसने पट्टा भी नहीं पहना था। दुर्भाग्य से उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का सामना किया जिन्होंने लेखक को सख्ती से कहा कि यह अवैध है, लेकिन क्योंकि वह पहली बार था, वह उसे सिर्फ एक चेतावनी के साथ जाने देगा। लेखक ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन रेक्स को मुंह को ढकना और पट्टा पसंद नहीं आया, इसलिए बहुत जल्द वे अपने पुराने तरीके पर लौट आया। तभी उसी अधिकारी ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। इस बार अधिकारी के मुंह खोलने से पहले ही लेखक ने खुद ही जाहिर कर दिया कि उसे कितना खेद है और उसका दुष्कर्म कितना अस्वीकार्य है। आमतौर पर अधिकारी शायद क्रोधित होता और उसे जुर्माना सौंप देता, लेकिन अपराध करने पर अपनी गलती मानने वाले नियम का धन्यवाद कि पुलिस ऑफिसर ने इसके विपरीत किया। अधिकारी ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि छोटा कुत्ता वास्तव में किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था। कार्नेगी की माफी को स्वीकार किया और उन्हें जाने दिया। सच तो यह है कि हम सभी गलतियां करते हैं और जब भी आप ऐसा करते हैं और कोई आपको इसके लिए गुस्सा करने वाला है तो उनके गुस्से को शांत करने का एक आसान तरीका है अपनी गलती को स्वीकार करना। इससे मदद मिलती है क्योंकि निस्संदेह दूसरा व्यक्ति आपकी गलती के बारे में आलोचना करके अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की योजना बना रहा था, लेकिन जिस क्षण आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए वे अब आप पर हमला नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्षमा करके उदारता दिखाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। यह वही है जिसने जंगल में रेक्स के उदाहरण में पुलिस अधिकारी को इतना उदार बना दिया था। तो अगली बार जब आपको एहसास हो कि आप गलत हैं तो इसे अपने आप से स्वीकार करें। यह बेहतर परिणाम देगा और आप पाएंगे कि यह वास्तव में दूसरे द्वारा अपनी गलती बताए जाने पर खुद का बचाव करने की तुलना में बहुत ज़्यादा सुखद है। दोस्तों, इसी के साथ ये लेसन भी समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले लेसन में। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल लेसन 10। दूसरों को आश्वस्त करने के लिए एक दोस्ताना तरीका से शुरू करें और दूसरों से जितनी बार हो सके हाँ कहलवाइए। 1915 में जॉन डी रॉकफेलर जूनियर कोलोराडो में सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले में से एक था। कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी, जिसे रॉकफेलर नियंत्रित कर रहे थे, उस कंपनी के मजदूर ज़्यादा तनख्वाह के लिए 2 साल से हड़ताल कर रहे थे। परिणाम दुखद थे। सैनिकों को तैनात किया गया था और स्ट्राइकरों को गोली मार दी गई थी। इसलिए जब रॉकफेलर को स्ट्राइकर्स के प्रतिनिधियों को संबोधित करना था तो वे इस बात का नुकसान होना चाहिए था कि
कैसे वह संभवतः उन लोगों पर जीत हासिल कर सकता है जो कुछ दिन पहले ही उसे फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने एक सरल रणनीति चुनी, मित्रता। उनका भाषण इससे भरा हुआ था। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि रॉकफेलर को उनसे मिलकर कितना गर्व और खुशी हुई और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था। उन्होंने उनसे प्रिय मित्रों के रूप में बात की जिनके साथ उन्होंने कई हित साझा किए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? खनिकों ने वेतन वृद्धि के बारे में एक और शब्द कहे बिना वापस काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो इतना दिन से लड़ रहे थे। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, मित्रता लोगों को बदलने में काफी सफल साबित होती है, बजाय कि गुस्से और रेस के। इसलिए आप जो भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दोस्ताना तरीके से शुरू करना सुनिश्चित करें। एक और महत्वपूर्ण अनुनय तकनीक लोगों द्वारा शुरू से ही हाँ करवाना है। उन सभी बिंदुओं पर जोर देने से शुरू करें जिन पर आप दूसरे व्यक्ति से सहमत हैं और उन सवालों को पूछें जो उन्हें हाँ कहने पर मजबूर करेगा। इसे ऐसे समझें जैसे कि एक बिलियर्ड बॉल में गति पैदा करना। उन सभी हाँ के बाद पाठ्यक्रम को उल्टा करना उनके लिए कठिन होगा। दूसरी ओर, आपको दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं कहलाने से बचना चाहिए, क्योंकि वे एक बार किए गए इस कथन से दूर होने के लिए बेहद अनिश्चित होंगे। और सेल्स के क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए ज़्यादा हाँ का मतलब अधिक बिक्री है। एडी स्नो की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने लेखक के लिए कुछ कार्यक्रमों को प्रायोजित किया था। मिस्टर स्नो को एक शिकार की दुकान से एक धनुष किराए पर लेने में दिलचस्पी थी, लेकिन बिक्री क्लर्क ने उन्हें बताया कि यह संभव नहीं था। इसके बाद क्लर्क को कुछ हाँ मिलने लगी, जिससे उसका काम आसान हो गया। तो वार्तालाप कुछ इस प्रकार हुई। क्लर्क: क्या आपने पहले कोई धनुष किराए पर लिया है? श्री स्नो: हाँ। क्लर्क: आपने शायद $25 से $30 का भुगतान किया है। श्री हिम: हाँ। क्लर्क: हमारे पास जो धनुष है वह $34 की राशि पर सेल के लिए उपलब्ध है, इसीलिए आप वास्तव में एक धनुष को मात्र एक किराए की लागत से अधिक $4 की राशि में खरीद सकते हैं। यही कारण है कि हम उन्हें अब किराए पर नहीं देते हैं। क्या यह उचित है? श्री हिम: हाँ। श्री स्नो ने न केवल धनुष खरीदा बल्कि साथ ही इस सवालों के कारण स्टोर के नियमित ग्राहक भी बने। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लगे कि किसी को बता रहे हैं कि वो गलत है, तो दोस्ताना तरीके से शुरू करें और एक कोमल सवाल पूछें जो उन्हें हाँ कहने के लिए मजबूर करे। तो दोस्तों, इसी के साथ लेसन 10 भी समाप्त होता है। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लेसन 11। दूसरों को बदलने के लिए प्रशंसा के साथ शुरू करें और उन्हें अधिक निरंतरता के साथ जीवंत करें। जब विलियम मैकिले 1996 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, तब एक भाषण लेखक ने उनके लिए एक अभियान भाषण तैयार किया, जिसे पढ़ने पर मैकिले जानते थे कि उनकी बहुत आलोचना होगी। समस्या यह थी कि लेखक का स्पष्ट मानना था कि भाषण शानदार था, इसलिए मैकिले को इसे फिर से लिखवाना चाहते थे, लेकिन वह आदमी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे और न ही उसकी सलाह को कम करना चाहते थे। मना करने से शुरू करने के बजाय मैकिले ने प्रशंसा कर देते हुए शुरू किया, यह समझाते हुए कि भाषण शानदार था और वह कई अवसरों के लिए एकदम सही होगा, लेकिन इस खास मौके के लिए एक अलग तरह के भाषण की ज़रूरत थी।
इस नरम शुरुआत का नतीजा यह हुआ कि भाषण लेखक को उत्साह कम नहीं किया, लेकिन वह फिर से घर आया और मैकिले के सुझाव के साथ भाषण को फिर से लिखा। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक को प्रदर्शित करती है। जिस तरह एक नाई किसी की दाढ़ी बनाने से पहले इस प्रक्रिया को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्रीम लगाता है, इसी तरह प्रशंसा प्राप्त करने के बाद हमारे लिए अप्रिय बातें सुनना आसान होता है। जब भी आप किसी को बदलाव करने की इच्छा रखते हैं तो इसे ध्यान में रखें, न कि आपको प्रारंभिक प्रशंसा पर रोक लगनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करें और उनके द्वारा किए गए हर सुधार के लिए उनकी प्रशंसा करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह उन्हें प्रेरित करेगा और जो बदलाव आप लाना चाहते हैं यह उस कार्य को आसान बना देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलोचना के तहत लोगों की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन प्रोत्साहन के तहत वह खिलते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी के तरीके को बदलने की ज़रूरत है तो आपको प्रशंसा के साथ उदार करें। इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त हुआ। अब लेसन 11, किसी को उसकी गलती पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए इसे इनडायरेक्टली करें और पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। एक सुबह चार्ल्स श्वाब अपनी एक स्टील मिल से गुजर रहे थे जब उन्होंने एक नो स्मोकिंग साइन के तहत श्रमिकों के एक समूह को धूम्रपान करते हुए देखा। इस उल्लंघन के बारे में सीधा पुरुषों का सामना करने के बजाय उन्होंने हर किसी को एक सिगार सौंपा और कहा कि अगर वे बाहर धूम्रपान करते हैं तो वे इसकी सराहना करेंगे, क्योंकि उसने अपनी गलती को इतनी चतुराई के साथ बताया कि बुरा मानने के बजाय उन पुरुषों को शायद श्वाब के लिए बहुत प्रशंसा और स्नेह महसूस हुआ होगा। आप देखें, श्वाब जानते थे कि गलतियों पर ध्यान देने से इनडायरेक्टली लोगों को बुरा लगेगा और उनके लिए अपने व्यवहार को बदलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप अपनी बात करने की तरीके में बदलाव लाने के लिए शुरू कर सकते हैं। तो अगली बार जब प्रशंसा के साथ शुरू करने की योजना बनाते हैं लेकिन फिर कहते हैं लेकिन और फिर आलोचना करना शुरू कर देते हैं तो यह गलत है। इसकी बजाय आप उनकी प्रशंसा करें और फिर और यह कहकर शुरू करें, क्योंकि इससे आलोचना को अधिक नरम रूप मिलेगा। उदाहरण के लिए अपने बच्चे से यह कहने के बजाय आपके ग्रेड अच्छे हैं लेकिन आपका गणित अभी भी अच्छा नहीं है, यह कहने की कोशिश करें कि आपके ग्रेड अच्छे हैं और यदि आप अपने गणित पर थोड़ी और मेहनत करते हैं तो जल्द ही आप इसमें भी अच्छे बन जाएंगे। इस अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण के साथ यदि आप दूसरों को उनकी गलतियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आप उन लोगों को अधिक ग्रहणशील पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब क्लियरेंस जेरोहसन को पता लगा कि उसका 15 वर्षीय बेटा डेविल धूम्रपान कर रहा है तो उसे यह मांग नहीं की कि लड़का रुक जाए। इसके बजाय जेरोहसन ने अपने बेटे को बताया कि कैसे उसने खुद धूम्रपान करना शुरू कर दिया था और निकोटीन का इतना आदी हो गया था कि उसने गुस्सा और लगातार खांसी के बावजूद उसे रोकना लगभग असंभव था। पहले अपनी गलती का वर्णन करने का नतीजा यह था कि डेविल ने पुनः विचार किया और कभी धूम्रपान शुरू नहीं किया। इसी के साथ हमारा अंतिम लेसन भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने इस कहानी से सीखा कैसे अपने आप को पसंद कराना चाहिए। अपने आप को पसंद कराने योग्य बनाने के लिए मुस्कुराइए, सुनिए, सबकी सुनिए और दूसरों के नाम याद रखिए।
लोग सराहना की लालसा करते हैं, इसलिए उनकी तारीफ से स्नान करवाइए और उन चीज़ों के बारे में बात करें जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। तर्कों से बचें और कभी दूसरों की आलोचना ना करें, क्योंकि इससे आपको अपना रास्ता पाने में मदद नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बदले तो आप उसकी प्रशंसा करें और उदार बनें। उनकी हर प्रकृति के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार करें और केवल दूसरों को उनकी गलतियों के बारे में इनडायरेक्टली बताएं। तो इसी के साथ हमारा नॉवेल हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की किताब यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।